आदाब नाजरीन, प्रोग्राम उर्दू दुनिया में आप सभी का खैर मकदम। मैं हूं सैयद अहमद जिलानी। नाजरीन आदाब, मैं हूं उल्फत आरा। गुज़िश्ता दिनों कौमी उर्दू काउंसिल के सदर दफ्तर में कौमी उर्दू काउंसिल के नए वाइस चेयरमैन डॉक्टर शाहिद अख्तर के एजाज में एक इस्तकबालिया तकरीब मुनाकिद की गई। इस इस्तकबालिया तकरीब में कौमी उर्दू काउंसिल के डायरेक्टर डॉक्टर शेख अकील अहमद ने नए वाइस चेयरमैन का काउंसिल में इस्तकबाल किया और मुख्तसर तारुफ पेश किया। उन्होंने कहा कि डॉक्टर शाहिद अख्तर के तजुर्बात से उर्दू जबान और कौमी उर्दू काउंसिल को बहुत फायदा हासिल होगा। नेशनल काउंसिल फॉर प्रमोशन ऑफ उर्दू लैंग्वेज के नए वाइस चेयरमैन इंतहाई डायनेमिक शख्सियत के मालिक हैं। काफ़ी पढ़े लिखे इंसान हैं। मैनेजमेंट में इन्होंने PhD की है। एडवर्टीज़मेंट से भी ये वाबस्ता रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि उनकी रहनुमाई में काफ़ी फ़ाल रोल प्ले करेगी काउंसिल और उर्दू हिंदुस्तान के कोने कोने में फैलेगी और उर्दू का फ़रोग होगा। कौमी कौंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़बान मुल्क भर में उर्दू ज़बान की तरवीज और इशाअत का सबसे बड़ा इदारा है। किसी भी इदारे की तरक्की और उसकी बका उससे वाबस्ता अमले की ईमानदारी और मेहनत पर होती है और हमारी कोशिश होगी कि कौमी उर्दू काउंसिल को आलमी सतह का इदारा बनाया जाए। ये बातें कौमी उर्दू काउंसिल के नए वाइस चेयरमैन डॉक्टर शाहिद अख्तर ने कौमी उर्दू काउंसिल के सदर दफ्तर में मुनक्कदा इस्तकबालिया तकरीब में कही। इन्होंने मजीद कहा कि काउंसिल के दायरे इख्तियार में कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत एक मरबूत हिकमत अमली तैयार की जाएगी और हम सबको उर्दू जबान को घर घर तक पहुँचाने की कोशिश करनी होगी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो जिम्मेदारी जो दी है वाइस चेयरमैन के पोस्ट पर, क्योंकि NCPUL एक ग्रेट इंस्टीट्यूट है, पूरे हिंदुस्तान का एक ऐसा इदारा है जिसमें यहाँ के मैंने जैसे अपने लोगों से मैंने कहा, जो एम्प्लॉय यहाँ के है कि आप लोगों को सभी लोगों को फ़ख्र होना चाहिए। मुझे भी जो भारत सरकार ने यहाँ का वाइस चेयरमैन बनाया, मैं पहले तो भारत सरकार का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि मुझे एक ऐसा काम और एक ऐसा प्लेटफॉर्म मुझे दिया है, क्योंकि मैं मैनेजमेंट का प्रोफेसर हूँ और उर्दू के प्रमोशन के लिए मेरा जो एक्सपर्टीज़ है वो एडवर्टाइजिंग के में मैंने PhD किया है। तो उर्दू को कैसे प्रमोट करना है मैंने रोड मैप बना लिया है और उस रोड मैप के हिसाब से मैंने यहाँ के जो एम्प्लॉय है और डायरेक्टर है उनसे मैंने बात आज कर ली है। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं, पूरे दुनिया में ये इदारा जाना जाता है पहले से। और जो पहले जो वाइस चेयरमैन और पहले के डायरेक्टर ने जहाँ पर इसको छोड़ कर गए हैं, हम लोग इसको बहुत ऊपर ले जाएंगे और हम लोग एक मिशन और विजन के साथ चल रहे हैं कि उर्दू का जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड रहा है कि उर्दू खास करके एक ऐसा लैंग्वेज है जो कि एक स्वीटेस्ट लैंग्वेज आप उसको बोल सकते हैं, जो मोहब्बत, जो एक उर्दू का मोहब्बत है और उर्दू के फ़रोग और उर्दू के तरक्की के लिए एज ए वाइस चेयरमैन होने के लिए मैं यहाँ पर जितना मेरे से हो सकता है मैं उससे ज़्यादा करने का कोशिश करूँगा। साथ ही साथ उर्दू को जो कनेक्ट दूसरे लैंग्वेजेज है, क्योंकि लैंग्वेज का कोई बाउंड्री होता नहीं है। और जैसे मैंने कहा कि घर घर में उर्दू कैसे जाए, उसके लिए हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं कि उर्दू सर्टिफिकेट कोर्स के तौर पर जाए। जो हमारी ख्वातीन बहनें जो उर्दू नहीं जानती हैं उनको हम लोग एक मोहल्लों के तौर पर हम लोग जाकर वहाँ पर उनको कैसे अवेयर करें, बेदारी मुहिम हम लोग चलाएं और उर्दू को प्रमोट उस लेवल तक हम लोग ले जाना चाहते हैं। और उसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को भी बता कर कि कैसे आज़ादी से लेकर आज तक उर्दू का क्या अहम रोल रहा है। साथ ही साथ यूनिवर्सिटी में, स्कूल में, एलिमेंट्री जो एजुकेशन में उर्दू को कैसे वहाँ पर कोर्सेज़ को स्टार्ट किया जाए। और हम लोगों ने एक यहाँ पे बात रखी, खासकर मैंने ये इनिशिएटिव लिया है कि जहाँ जहाँ पे उर्दू एकेडमी है वहाँ पर उस उर्दू एकेडमी के साथ मिलकर और वहाँ की जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है उनके साथ बैठक कर हम लोग रिव्यू करेंगे और कहाँ पर उर्दू की कमियाँ आ रही हैं उसको हम लोग सॉर्ट आउट करके सरकार के साथ, उन रियासतों में सरकार के साथ मिलकर हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। साथ ही साथ जो जहाँ पर उर्दू एकेडमी नहीं है वहाँ पर उसको हम लोग रियासतों का लिस्ट बना ले रहे हैं, वहाँ पे मुख्यमंत्री से मिलकर, चीफ सेक्रेटरी से मिलकर वहाँ उर्दू एकेडमी जल्द से जल्द कायम हो, उसके लिए भी हम लोग यहाँ से लेटर लिख रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ MHRD से और वहाँ के चीफ सेक्रेटरी और मुख्यमंत्री से NCPUL का पूरी टीम जाकर वहाँ पर डिमांड करेगी। NCPUL काउंसिल की बैठक पहले दिल्ली में ही होती थी, अब हम लोगों ने ऐसा प्लानिंग किया है कि जो मुख्तलिफ दूसरे रियासत है वहाँ पर भी NCPUL को हम लोग लेकर जाएंगे और वहाँ के खास करके जो उर्दू के प्रोफेसर और उर्दू के तरक्की के लिए, उसके खुशहाली के लिए जो आगे काम कर रहे हैं,
तो उनके साथ में हम रूबरू होंगे और उस तरह का कार्यक्रम रखें कि पूरी काउंसिल उठकर उन रियासतों में गई है और वहाँ के एनजीओ के साथ में, वहाँ के सोसाइटी के साथ में, वहाँ के टीचर के साथ में, प्रोफेसर के साथ में, और जो उर्दू को दूसरे लैंग्वेजों के साथ में इंटर जो लैंग्वेज है उनके डिपार्टमेंट में जाकर दोनों के लैंग्वेज में क्या तालमेल है, खास करके हिंदी और उर्दू का, हम लोग हिंदी डिपार्टमेंट में जाकर उर्दू का सेमिनार करेंगे और उसका फ़रोग कैसे हो और उसको कैसे तरक्की के रास्ते पर ले जाया जाए, उसके लिए कंप्लीट प्लानिंग हम लोगों ने कर ली है। और ख़ास करके मैं एक ब्लूप्रिंट बनाकर उसमें कैसे आगे जाया जाए, सभी लोगों से मैंने बात की, सभी लोग बहुत कोऑपरेटिव है और मुझे यकीन है कि इनके कोऑपरेशन से NCPUL को हम लोग बहुत आगे ले जाने में कामयाब होंगे। इस इस्तकबाली तकरीब में कौमी उर्दू काउंसिल के स्टाफ के अलावा उर्दू अदब से जुड़ी कई अहम शख्सियात ने शिरकत की। आइए नाज़रीन, अब बात करते हैं कौमी उर्दू काउंसिल के एक सेंटर की। मुल्क भर में कायम कौमी काउंसिल बराए फरोग उर्दू ज़बान के कंप्यूटर सेंटर मुआशी एतबार से कमजोर तलबा को रोजगार फराहम करने का बड़ा जरिया बन रहे हैं। पटना उर्दू एकेडमी में कायम कौमी काउंसिल बराए फरोग उर्दू ज़बान का ये सेंटर नौजवान नस्ल को कंप्यूटर की असरी तालीम से आरास्ता करने और उर्दू ज़बान से जोड़ने में नुमाया किरदार अदा कर रहा है। इस सेंटर से कंप्यूटर का कोर्स करने वाले तलबा को न सिर्फ रोजगार मिला है, बल्कि ये तलबा आला तालीम हासिल करके अपनी सलाहियत में मजीद इजाफा करने की कोशिश कर रहे हैं। रियासत बिहार के पटना की उर्दू एकेडमी में कायम कौमी काउंसिल बराए फरोग उर्दू ज़बान का ये सेंटर 19 साल पहले कायम किया गया था और तब से लेकर आज तक ये सेंटर गरीब तलबा के दरमियान तालीम की शमा रोशन करने की कोशिश कर रहा है। इस सेंटर में कंप्यूटर का 1 साला डिप्लोमा कोर्स, डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस, बिजनेस अकाउंटिंग एंड मल्टीलिंगुअल DTP यानी काबा MDTP कामयाबी के साथ चल रहा है और यहाँ से अब तक कई सौ तलबा ने कंप्यूटर की तकनीकी तालीम हासिल करके अपने आप को तालीमी और मुआशी एतबार से मजीद मुस्तहकम किया है। ये सेंटर 1999 से कौमी काउंसिल बराए फरोग उर्दू ज़ुबान की तरफ से चल रहा है। इस बैच में 1 साल से हम लोग कुछ एक्स्ट्रा जोड़ दिए हैं जो बाहर के बच्चे भी आके कर सकते हैं, जैसे उर्दू टाइपिंग है, उर्दू हिंदी इंग्लिश तीनों टाइपिंग, प्लस जो सिर्फ इन पेज सीखना चाहते हैं या माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सीखना चाहते हैं, टैली सीखना चाहते हैं, तो उनके लिए भी अलग से दाखिले का इंतज़ाम है। तलबा के मुताबिक काउंसिल के जरिए चलाए जा रहे कंप्यूटर के इस कोर्स के लिए दूसरे इदारों की बनिस्बत बहुत कम फीस ली जाती है और उनको आसान उर्दू ज़बान में बेहतरीन डिजाइन किया हुआ कोर्स मटेरियल मुहैया किया जाता है। साथ ही कंप्यूटर पर मश्क भी कराई जाती है, जिससे इस कोर्स को करने में उन्हें बहुत आसानी होती है। तलबा कहते हैं कि वो कौमी उर्दू काउंसिल के शुक्रगुजार हैं क्योंकि उनको कंप्यूटर की तालीम उर्दू ज़बान में हासिल हो रही है। मैक्सिमम लड़के जो है आपकी जो उर्दू नोइंग नहीं है वो उर्दू जान भी जाते हैं और कंप्यूटर भी जान जाते हैं, जिसको उनको जॉब मिलने में आसानी रहता है। और वैसे लड़के जो मदरसे एजुकेशन से आते हैं जो सिर्फ उर्दू जानते हैं, तो यहाँ किताब में वैसा कंटेंट रहता है कि वो लड़के भी पढ़ लें, उर्दू में भी किताब में कंटेंट रहता है, उन लोगों को भी आसानी हो जाए जो इंग्लिश लगभग ना के बराबर जानते हैं। कौमी काउंसिल के सेंटर में तलबा को उर्दू ज़बान भी सिखाई जाती है। आगे लाइफ में कुछ करना चाहती हूँ, इसलिए मैंने यहाँ टाइपिंग क्लास ज्वाइन किया और माशाल्लाह मैं जब यहाँ आई फर्स्ट टाइम ही तो यहाँ बहुत सारे स्टूडेंट थे और धीरे धीरे यहाँ तब्दीलियाँ होती चली गई। बहुत सारे यहाँ से जो पास आउट हुए हैं और मेरे बहुत से टच में भी ऐसे स्टूडेंट हैं जो यहाँ से निकलने के बाद अभी बहुत अच्छी जगह पोस्टेड है, कुछ जॉब कर रहे हैं, कुछ आगे पढ़ाई कर रहे हैं। पैसे भी कम लगते हैं और सर लोग पूरा मतलब तवज्जो देते हैं बच्चों पे, जो भी प्रॉब्लम होता है उनको अलग से टाइम देते हैं, अगर प्रैक्टिकल में नहीं समझ में आता तो एक्स्ट्रा टाइम भी देते हैं और मतलब जो भी प्रॉब्लम होती है। और यहाँ के माहौल भी बहुत अच्छे हैं, पढ़ाई भी बहुत अच्छी होती है माशाल्लाह। सब टीचर हम लोग को कोऑपरेट करते हैं, बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। इस सेंटर में उर्दू एकेडमी ने तलबा के लिए उर्दू टाइपिंग का भी इंतजाम किया है ताकि तलबा कंप्यूटर की तालीम हासिल करने के साथ साथ उर्दू टाइपिंग भी सीख सकें और अपने लिए रोजगार से जुड़ी राहें हमवार कर सकें।
قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان ہر سال عالمی اردو کانفرنس کا انعقاد کرتی ہے، جس میں ملک اور بیرونی ممالک کے مندوبین متعلقہ موضوعات پر اظہار خیال کرتے ہیں۔ گزشتہ دنوں قومی اردو کونسل کے صدر دفتر میں قومی اردو کونسل کی عالمی اردو کانفرنس کمیٹی کے ایڈوائزری بورڈ کی میٹنگ منعقد کی گئی، جس میں قومی اردو کونسل کے ڈائریکٹر ڈاکٹر شیخ عقیل احمد کے علاوہ کانفرنس کمیٹی کے دوسرے ممبران نے شرکت کی اور تمام ممبران نے متفقہ طور پر کانفرنس کے لیے موضوع کا انتخاب کیا۔ قومی اردو کونسل کی ہر سال منعقد کی جانے والی عالمی اردو کانفرنس بڑی اہمیت کی حامل ہوتی ہے اور اس کا پیغام پوری اردو دنیا تک جاتا ہے۔ اس لیے آئندہ سال مارچ کے مہینے میں منعقد ہونے والی عالمی اردو کانفرنس کے لیے بھی ایسے موضوع کا انتخاب کیا گیا ہے جس سے یہ پیغام اردو دنیا کے کونے کونے تک پہنچے اور کانفرنس کے مثبت اور مفید نتائج برآمد ہوں۔ یہ باتیں قومی اردو کونسل کے ڈائریکٹر ڈاکٹر شیخ عقیل احمد نے کونسل کے صدر دفتر میں منعقدہ عالمی اردو کانفرنس کی ایڈوائزری کمیٹی میں کہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ کانفرنس کمیٹی کے ممبران نے عالمی اردو کانفرنس کے لیے عالمی تناظر میں اردو کے تحفظ اور فروغ کے مسئلے کو مرکزی عنوان کے طور پر اتفاق رائے سے منظور کیا ہے۔ میں نے جب یہاں چارج سنبھالا تھا تو ہم نے اسی وقت یہ اسٹیٹمنٹ دیا تھا کہ اس دفعہ اردو کونسل کے اندر اردو لٹریچر پہ نہیں بلکہ اردو لینگویج زبان کے فروغ کے مسئلے پہ توجہ دی جائے گی، اور اپنے اسی اسٹیٹمنٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے یہ سلیکٹ کیا ہے کہ عالمی تناظر میں اردو کے تحفظ اور اس کے فروغ کے مسئلے پہ یہ کانفرنس کراؤں۔ اس سال 15 مارچ سے 20 مارچ کے درمیان ہم لوگ کرنے جا رہے ہیں۔ تاریخ اس کی ابھی طے نہیں ہوئی ہے، جلد ہی تاریخ طے ہو جائے گی، اور اس بار عالمی کانفرنس کا جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ عالمی تناظر میں اردو کے تحفظ اور فروغ کا مسئلہ، اس پہ پوری دنیا سے عالموں کو انوائٹ کیا جا رہا ہے، اور اس میں کوشش کی جا رہی ہے کہ ہندوستان کے تمام اسٹیٹس سے پروفیسرز اور عالم یہاں آئیں اور مختلف موضوعات طے کی گئی ہیں ان موضوعات پہ وہ اپنا مقالہ پیش کریں گے۔ اس سیمینار کی سب سے بڑی جو خاص بات ہے وہ خاص بات یہ ہے کہ ہم نے پورے ہندوستان کی یونیورسٹیوں میں جہاں اردو کی تعلیم دی جاتی ہے وہاں کے 2 ریسرچ اسکالرس کو بھی انوائٹ کر رہا ہوں، تاکہ پورے اردو میں ایک نئی جنریشن کو تیار کیا جا سکے کہ جو کہ اردو کے انٹرنیشنل سیمینار میں پیپر پڑھنے کے لائق ہو۔ کونسل کی اس ایڈوائزری کمیٹی میٹنگ میں کونسل کے وائس چیئرمین ڈاکٹر شاہد اختر کے علاوہ کمیٹی کے دوسرے ممبران نے بھی شرکت کی۔ اردو ادب کے فروغ اور ترقی کے لیے یہ ورلڈ اردو کانفرنس جو ہے میل کا پتھر ثابت ہوگا۔ ہم لوگ اس بار کیا ہے کہ اسٹوڈنٹ کے ساتھ میں جو ریسرچ اسکالر اردو کے ہیں اور اردو کے جو مشہور اور معروف شخصیت ہیں ان کو ہم لوگ یہاں پر بلا رہے ہیں اس کانفرنس میں۔ اس کے ساتھ ملک ہی نہیں جو انٹرنیشنل سطح پر جو اردو کے لیے کام کر رہے ہیں ان کو بھی ہم لوگ پلیٹ فارم دیں گے، اور اردو کے ساتھ میں جو انٹر ریلیجس جو ہندی کا رول اور دوسرے لینگویجز کا رول ہے ان کو کیسے ہم آگے بڑھا سکتے ہیں، ایسے ٹاپک بھی اس میں رکھے گئے۔ جو ٹاپک ہے وہ سوشیو کلچرل اعتبار سے بھی رکھے گئے ہیں کہ جس سے اردو کو خاص کر کے جوڑنے والی جو زبان ہم لوگ بولتے ہیں اس میں کیسے آگے سے زیادہ اس کو ہم لوگ پروموٹ کر سکے۔ اور سب سے بڑی بات ہے کہ اس میں اردو کانفرنس میں ایک ایسا پلیٹ فارم ہم اردو کے ترقی کے لیے لوگوں کو دیں گے اور ایسا کنیکٹ کرنا چاہتے ہیں۔ آج کی میٹنگ میں جو ایڈوائزری بورڈ جو بیٹھی تھی یہاں پر ان لوگوں سے بات چیت اور ان کے سجیشنز کو ہم لوگ انکارپوریٹ کرتے ہوئے اور جو لوگ کو ہم لوگ بلا رہے ہیں ان کو انویٹیشن بھیجیں گے، اور دیش کے مشہور اور معروف شخصیت کے ساتھ میں جو اردو کو جو نہیں جاننے والے اردو کو اور اردو کا کیا اہم رول رہا ہے خاص کر کے ملک کے ڈیولپمنٹ میں، اس کو ہم لوگ اس میں فوکس پوائنٹ کے طور پر بنائے ہوئے ہیں۔ ایلیمنٹری ایجوکیشن، سیکنڈری ایجوکیشن، یونیورسٹیز میں کیا رول ہے، اور خاص کر کے ڈسٹینس ایجوکیشن میں سارے جو مین اسٹریم جو کورسز ہے اس کو کس طرح سے فوکس کریں گے۔ تو مجھے لگتا ہے کہ ڈیفینیٹلی یہ ورلڈ اردو کانفرنس ایک تاریخی قدم NCPL کا رہے گا، اور اس میں جو پالیسی بنائے گئے اور ایسے پالیسیز ہے جو اسٹوڈنٹ کے لیے، ریسرچ اسکالر کے لیے اور یونیورسٹی میں جو لوگ اس میں اردو کے لیے کام کر رہے ہیں ان کو ہم ایک ایسا پلیٹ فارم دینے جا رہے ہیں
जिससे कि उनका नाम सिर्फ मुल्क में नहीं बल्कि इंटरनेशनल सतह पर उनका नाम होगा। अगर हमें उर्दू के बारे में कोई पॉलिसी बनानी है या बनी बनाई पॉलिसीज़ को इवेलुएट करना है तो हमको डेटा कलेक्शन तो करना ही पड़ेगा। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि जो एग्जिस्टिंग डेटा है सबसे पहले, क्योंकि डेटा कलेक्शन इतना आसान नहीं होता, तो एग्जिस्टिंग डेटा को पहले देखें, उसे कैप्चर करें और जो बची हुई जगहें हैं यानी कहीं फिल इन द ब्लैंक्स है उनको करें। तो हमारे देश में ऑलरेडी हो चुका है डेटा कलेक्शन यूनिफाइड डाइस के नाम से, उसमें हाई स्कूल और इंटरमीडिएट यहाँ तक का पूरे डेटा है, एग्जिस्ट कर रहा है। और हायर एजुकेशन का मिनिस्ट्री ने किया था, तो मिनिस्ट्री ऑफ जो हमारी HRD है उसने करा हुआ है हायर एजुकेशन का, तो उससे ले लें और उन दोनों को जोड़ के फिर फिल इन द ब्लैंक्स करें। कौमी उर्दू काउंसिल की 6ठी आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस मार्च के महीने में मुतवक्के है, जिसमें पूरी दुनिया के दानिश्वर, अदीब, उलमा और हिंदुस्तान की मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों के रिसर्च स्कॉलर शिरकत करेंगे। इस कॉन्फ्रेंस का बुनियादी मकसद उर्दू ज़बान का फ़रोग़ और दूसरे ममालिक में उर्दू ज़बान की नौइयत का पता लगाना है। किताब की अहमियत से इनकार नहीं किया जा सकता और हर दौर में किताब मालूमात में इजाफा करने के लिए इंसान की एक अच्छी दोस्त रही है। कौमी उर्दू काउंसिल किताबों की इशाअत में नुमायां किरदार अदा कर रही है ताकि ज्यादा से ज्यादा क़ारीन तक इसकी रसाई को मुमकिन बनाया जा सके। आज बच्चों की किताबों पे डिस्कशन करने के लिए, बातचीत करने के लिए मेरे साथ डॉक्टर शम्मा कौसर यज़दानी हैं। हम दोनों मिलकर आज गुफ्तगू करने वाले हैं इन किताबों के ऊपर। अपनी इन किताबों के सिलसिले को शुरू करने के लिए मैंने पहली जो किताब ली है उसका नाम है दास्तान गो आया है। ये किताब जनाब रतन सिंह जी ने लिखी है। दास्तान गो आया है में उन्होंने एक किस्सा गो के ज़रिए, एक जो कहानी कहने वाला है, इसके ज़रिए इन्होंने पेड़ पौधे, जंगलात की जो अहमियत है हमारी ज़िंदगी में, इंसान की ज़िंदगी में, इसको उजागर किया है। इस कहानी में जनाब रतन सिंह जी ने अलग अलग दरख्तों की अहमियत को उजागर करने की कोशिश की है। उन्होंने इसमें बताया है कि नीम का दरख्त, बरगद का दरख्त, पीपल का दरख्त, चंदन का दरख्त वगैरह वगैरह किस तरह से हमारी ज़िंदगी के लिए अहम है, उनके कितने फ़ायदे हैं, और बहुत ही आसान ज़बान में बच्चों को ये इस कहानी को बताने की कोशिश की है। मौजूदा दौर में इस किताब की अहमियत काफ़ी है क्योंकि पूरी दुनिया ग्लोबल वार्मिंग से दो चार है और बच्चों को ये बताना बेहद ज़रूरी है कि माहौलियात को दुरुस्त रखना इंसानी ज़िंदगी के लिए किस कदर अहम और ज़रूरी है। तो एक तरह से बच्चों को शुरू से तरबियत दी जा रही है इस किताब के अंदर, तो ये बहुत अहम किताब है और मेरा ख़्याल है कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना चाहिए इस किताब को। जो दूसरी किताब जिस पे हम लोगों को आज बातचीत करनी है उसमें ये है ज़मीन, जिसके मुसन्निफ़ कासिम खुर्शीद साहब हैं। इस किताब के अंदर भी माहौलियात पे ही जोर दिया गया है। इस कहानी के ज़रिए उन्होंने गांव के दही गांव इलाकों में जो पेड़ों की अहमियत है उसको उजागर करने की कोशिश की है। उन्होंने इसमें इस कहानी के ज़रिए ये बताया है कि एक बड़ा पीपल का दरख्त जिसके साए में तमाम मज़ाहिब के लोग किस तरह से अपने तौर तरीक़े से ज़िंदगी वहाँ पर गुजारते हैं, उससे फ़ायदा उठाते हैं। जैसे उन्होंने बताया है कि इस एक गांव में एक बड़ा पीपल का दरख्त है जिसके नीचे बच्चे खेलते हैं, जिसके नीचे चौपाल लगती है, पंचायतों का फ़ैसला होता है, जिसके नीचे लोग इवन पूजा भी करते हैं, धागा बांधते हैं, पूजा करते हैं सुबह सवेरे, और इसके अलावा जो राहगीर होते हैं वो उसके नीचे आराम करते हैं। तो इस कहानी में उन्होंने ये काफ़ी मजहबी आहंगी दिखाने की कोशिश की है और उन्होंने ये बताया है कि एक गांव में, इस गांव में एक मैं थोड़ा सा इसमें पढ़ के बता देती हूँ कि एक शेख रमज़ानी मियाँ हैं। शेख रमज़ानी मियाँ की ज़मीन है जिस पे उन्होंने एक पेड़, पीपल का पेड़ लगाया है जो आगे चल के काफ़ी बड़ा घना दरख्त बन गया है, और उस दरख्त के नीचे इन्होंने चबूतरा भी बनाया है और उस चबूतरे पे चौपाल भी लगती है, पंचायत भी होती है, बच्चे भी खेलते हैं
اور جو راہگیر ہوتے ہیں وہ آرام بھی کرتے ہیں. لیکن ہوتا یہ ہے کہ یہ زمین چونکہ شیخ رمضانی صاحب کا ہے تو اس میں ان کے بچے کچھ عرصے کے بعد یہ کہتے ہیں کہ ہم اس زمین پہ اپنی کھیتی کریں گے اور اس پیڑ کو ہٹا دیا جائے. لیکن شیخ رمضانی صاحب کو اتنا لگاؤ تھا اس پیڑ سے اور ان کو مطلب یہ گوارا نہیں تھا کہ اتنا گھنا درخت، اتنا بڑا درخت جس سے اتنے لوگوں کو فائدہ پہنچ رہا ہے وہ اس کو کاٹ دیا جائے، اس کو ہٹا دیا جائے اور کھیتی کیا جائے. اور انہوں نے کافی بچوں کو اپنے سمجھایا اور آخر میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ جب میں ختم ہو جاؤں تو مجھے دفن بھی اسی درخت کے سائے میں کرنا اور اس پیڑ کو کبھی نہیں کاٹنا. قومی یکجہتی کا سبق بھی اس میں دیا گیا ہے. جی جی. اور ساتھ ساتھ ماحولیات پر بھی روشنی ڈالی گئی ہے. ماحولیات کی جو اہمیت ہے اس پر بھی روشنی ڈالی گئی ہے. اور جس طرح سے ابھی آپ نے اس کتاب کے متعلق باتیں کی ہیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ کتاب بچوں کے لیے کافی مفید کارآمد ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ یہ زیادہ سے زیادہ اگر بچے اسے پڑھیں تو بہت اچھا رہے گا ہر لحاظ سے. قومی اردو کونسل پیش کرتی ہے اردو زبان میں بچوں کے لیے ایک خوبصورت ماہنامہ بچوں کی دنیا. مشہور ادیبوں کی دل نشیں کہانیاں، خوبصورت نظمیں، دلچسپ مضامین اور کارٹون، خوبصورت کامکس، قصہ وار ناول، تاریخ، آپس کی باتیں، اردو فیس بک اور ذہنی ورزش کے مستقل کالم. ہر صفحہ رنگین اور دل فریب تصاویر کا مرقع، ہر شمارہ دلچسپ معلومات کا خزانہ. قیمت صرف 10 روپے. سال بھر کے شمارے صرف 100 روپے میں. قومی اردو کونسل پیش کرتی ہے اردو میں خواتین کے لیے ایک خوبصورت ماہنامہ خواتین دنیا. مشہور خواتین ادیبوں کی دل نشین کہانیاں، خوبصورت نظمیں اور غزلیں، دلچسپ مضامین، خواتین کے لیے خوبصورتی میں اضافے کے لیے نسخے، لذیذ پکوان اور فرحت بخش مشروبات بنانے کے طریقے، نسائی طبقے کی نمائندگی کرنے والا اور ان کی ذہن سازی اور ذہن بیداری میں اہم کردار ادا کرنے والا ماہنامہ. ہر صفحہ رنگین اور دل فریب تصاویر کا مرقع، ہر شمارہ دلچسپ اور معلوماتی باتوں کا خزانہ. قیمت صرف 10 روپے. سال بھر کے شمارے صرف 100 روپے میں. بریک کے بعد ایک بار پھر آپ سبھی کا خیر مقدم ہے پروگرام اردو دنیا میں. آئیے ناظرین اب بات کرتے ہیں اردو اور فلم کی. ہندوستانی سینما میں کئی فنکار ایسے ہوئے ہیں جنہوں نے فلموں میں ادا کیے گئے چند کرداروں کی وجہ سے اپنا نام تاریخ میں سنہرے حروف میں درج کروایا. ایسے ہی مشہور فنکاروں میں اداکارہ نادرہ کا بھی شمار ہوتا ہے. انہوں نے محبوب خان کی فلم آن سے اپنے کریئر کا آغاز کیا. نادرہ کو اردو زبان پر زبردست عبور حاصل تھا اور وہ اپنے منفرد لہجے کی وجہ سے ہر کردار کو بخوبی نبھاتی تھی. فلمی جگت کی رنگ برنگی دنیا ان کے نام سے ہمیشہ روشن رہے گی. آئیے سنتے ہیں شیلندر کا لکھا ہوا، شنکر جے کشن کی موسیقی سے سجا ہوا اور نادرہ، راج کپور اور نرگس پر فلمایا گیا فلم شری 420 کا یہ سدا بہار نغمہ اور لطف اندوز ہوتے ہیں.